देखिए कुमार मित्तल की बुक से 23वां सवाल, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है। 23वां सवाल, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? माना दोनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। यदि उनकी तुल्य धारिता या तुल्य धारिता तो दी ही गई है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है? कह रहा कि समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है। अब C1 और C2 को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? C1 प्लस C2। समांतर क्रम में क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 या C1 प्लस C2 बराबर कितना दिया गया है? 24। C का मान कितना है? 24। ये एक समीकरण बन गया। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में इसमें भी लिख दीजिए तुल्य धारिता। वन अपान सी बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, या इसका एलसीएम आ जाएगा C1 C2, C1 से C1 कट जाएगा, ये आएगा C2 प्लस C1 1/C। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा। या इसको हम कह सकते हैं C का मान कितना दिया गया है? 6 माइक्रोफैरेड। तो इसको लिखेंगे हम 6 इज इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। देखिए C क्या है? तुल्य धारिता। C1 C2 क्या है? दोनों अलग अलग धारिताएं। तो C1 और C2 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या होगी? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उसी को हमने 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 को सरल कर दिया। इसका C1 C2 का एलसीएम आ गया C1 C2। ये C1 से भाग देंगे, C1 कट जाएगा, C2 का 1 से गुणा करेंगे, C2 हुआ। C2 से भाग देंगे, C2 कट जाएगा, C1 का 1 में गुणा किया, C1 आया। तो ये C1 प्लस C2 बटे C1 C2 आया। ये किसका मान आया? C का। इसको हम पलट दें, C बटा 1 कर दें तो C हो जाएगा। इसको पलट देंगे, C1 C2 ऊपर हो जाएगा, C1 प्लस C2 नीचे हो जाएगा। और ये C का मान दिया गया, तुल्य धारिता दी गई है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया है तो 6। सवाल में उसने कहा श्रेणी क्रम में 6। ये हमारा सवाल हो जाएगा। देखिए 6 इज इक्वल, या इसको हम कह सकते हैं 6 इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2 का मान कितना है? समीकरण नंबर 1 से 24। तो ये 24 है। या इसको हम कह सकते हैं 24 को इधर ले आए तो C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुणा 6। या C1 C2 बराबर 6 का इससे गुणा करते हैं, 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों C1 और C2 का योग 24 है और गुणनफल उनका 144 है। C1 का C2 से गुणा किया तो 144 आया। C1 और C2 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इसी से हमको मान निकालना है। C1 प्लस C2 बराबर 12 है, 24 है। ये समीकरण नंबर 1 है। इन्हीं दोनों को हल करके
हमको C1 और C2 के अलग अलग मान निकालना है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि माना दोनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं और उनकी अलग अलग धारिता सवाल में पूछा गया है, मतलब C1 C2 का मान निकालना है। देखिए इसको हल करने का तरीके तो कई हैं, मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। आप इसको सरल करके देख लीजिएगा, यही आएगा। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर क्या होगा? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2, और ये माइनस 4C1 C2 है, तो 2C1 C2 प्लस में आएगा, 4C1 C2 माइनस में है, तो घट जाएगा, तो माइनस 2C1 C2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2, और वो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसका हम देखिए C1 प्लस C2 का मान कितना है? C1 प्लस C2 का मान है समीकरण नंबर 1 में 24, इसकी जगह हम लिखेंगे 24, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू C1 गुणे C2 का मान कितना है? 144, 144 कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, माइनस 4 कैसे गुणा करेंगे? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 के साथ 4 एकम 4 1 5, 576 माइनस 576 कितना आएगा? 0। ये हमारा आया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, 0 आ गया। हम ये कह सकते हैं कि C1 माइनस C2 का अगर होल स्क्वायर 0 है तो C1 माइनस C2 भी 0 होगा। अब C1 बराबर C2 हो जाएगा, C1 और C2 दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम किसी में मान रख दें समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान कितना है? 24। C1 और C2 दोनों बराबर हैं, तो चाहे C1 की जगह C2 लिख दें, चाहे C2 की जगह C1 लिख दें। चलिए हमने इस C1 की जगह C1 को ऐसे रहने दिया, C2 का मान लिख दिया हमने C1 बराबर 24, ये 2C1 हो जाएगा 24, C1 इज इक्वल टू 24/2, ये कट जाएगा, आएगा 12, C1 बराबर आ गया 12, और C1 और C2 बराबर हैं, इसलिए अतः C1 तथा C2 क्रमशः 12 माइक्रोफैरेड होंगे। यही आंसर आ गया, दोनों 12 माइक्रोफैरेड होंगे। और देखिए उत्तर की जांच भी कर लीजिए कि दोनों का योग कितना आया है? 24, तो 12 और 12 जोड़ेंगे 24 आएगा। दोनों का गुणनफल कितना है? 144, 12 का 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, इसलिए आंसर आपका ये हो गया। बस यही समीकरण बना के हल करना था, बाकी सवाल में कोई खास बात नहीं है। देखिए कुमार मित्तल की बुक से ये 24वां सवाल, संधारित्र तथा परावैद्युत, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से लेकर के 500 माइक्रोफैरेड तक बदली जा सकती है। दो परिवर्ती संधारित्र हैं, परिवर्ती मीन्स जो चेंजेबल हैं, इनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो परिवर्ती हैं 10 माइक्रोफैरेड से लेकर के 500 माइक्रोफैरेड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम वो अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं? दो प्रश्न हैं इसमें, एक तो कम से कम और दूसरा अधिक से अधिक। कम से कम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये 10 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र जो हैं, हमको इसको लेना पड़ेगा। देखिए जो दो संधारित्र हैं, तो उन दोनों को, उसमें कोई एक 10 वाला एक 500 वाला नहीं है, दोनों संधारित्र हैं और दोनों को हम 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 500 तक कर सकते हैं। तो अगर दोनों की हम धारिताएं 10-10 कर दें, एक संधारित्र की धारिता भी 10 कर दें और दूसरे वाले की भी 10 कर दें, और उनको हम
समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ दें कम से कम के लिए दोनों संधारित्रों की धारिताएं 10 माइक्रोफैरड लेने पर श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन जब करेंगे तो क्या होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 या 1/c इक्वल टू 1/c1 कितना होगा 10 प्लस 1/c2 वो भी 10। दोनों हमने 10-10 माइक्रोफैरड वाले लिए हैं तो 1/10 प्लस 1/10 ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 आएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/10, 2 1 जा 2 5 जा 1/c इज इक्वल टू आएगा 1/5, तो तुल्य धारिता C बराबर 5 माइक्रोफैरड। अगर दो संधारित्र जो हैं इनको हम 10 माइक्रोफैरड से 500 माइक्रोफैरड तक घटा बढ़ा सकते हैं इनकी धारिताएं, तो दोनों की धारिता हम पहले तो घटा करके 10 कर लें और उनको हम श्रेणी क्रम में लगा दें। जब श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो तुल्य धारिता उसकी हो जाएगी 5 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार अधिक से अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों संधारित्रों की धारिता 500 माइक्रोफैरड कर दी जाए। जो दो संधारित्र हैं उनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो अब दोनों की हमने 500 माइक्रोफैरड कर दिया, एक की 500 माइक्रोफैरड और दूसरे की 500 माइक्रोफैरड, और इनका समांतर क्रम समायोजन कर दें। समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, ये हमारा हो जाएगा 500 माइक्रोफैरड और ये भी हो जाएगा 500 माइक्रोफैरड, दोनों जुड़ जाएगा तो C बराबर कितना आएगा 1000 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका 5 माइक्रोफैरड आया है। कम से कम लेना हो तो दोनों की हम 10-10 करके उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 5 माइक्रोफैरड उसका रिजल्ट आ जाएगा। अधिक से अधिक लेना हो तो दोनों को 500 तक हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, परिवर्ती हैं, तो 500 तक कर दिया और उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1000 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका 24वां सवाल है। देखिए कुमार मित्तल की बुक संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर 25वां सवाल, 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है, या इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, 100 माइक्रोफैरड क्या है, इसकी धारिता है। संधारित्र समांतर पट संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है, उसको 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ये देखिए हमारा संधारित्र हो गया, समांतर पट संधारित्र, प्लेट T1 है, ये प्लेट T2 है, इसके बीच की दूरी D दे दी गई है, मान लिया हमने। इसकी धारिता C बराबर 100 माइक्रोफैरड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 100 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6 फैरड या 10 टू द पावर -4 फैरड। विभवांतर इसकी प्लेटों के बीच का कह रहा है 400 वोल्ट है। इतना सवाल में दिया गया है। देखिए सवाल में जो दिया गया है वो पढ़ करके पहले समझना पड़ता है,
एक दो लाइन में सवाल लगा देना कोई बड़ी बात थोड़ी, सवाल तो आपको समझना पड़ेगा, आपको लगाना है सवाल, तो समझिए किस तरह लगेगा सवाल। जो सवाल में उसने कहा वो मैंने यहाँ फिगर में बना दिया। ये हमारा समांतर पट संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच की दूरी दी है, इसकी धारिता दी गई है 100 माइक्रोफैरेड, उसको हमने फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, इसके विभवांतर दिया गया है 400 वोल्ट तक, इसको आवेशित किया गया। अब इसने क्या कहा, देखिए कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो पहले तो हम इसको लिख लें सॉल्यूशन में, जब ये तो हमने फिगर बना के समझा दिया। समांतर पट संधारित्र की धारिता, अब हम पूरा लिख दे रहे हैं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर 100 माइक्रोफैरेड, या इसको हम कह सकते हैं 100 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 फैरेड, या 10 टू द पावर -4 फैरेड। चलिए, V का मान दिया गया है 400 वोल्ट, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी हमने D मान लिया है। अब देखिए, इससे हम निकाल सकते हैं कि जब दूरी हम आधी कर देंगे तो इसकी धारिता क्या होगी। दूरी आधी कर देने पर धारिता क्या होगी। देखिए, C बराबर होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। धारिता बराबर होती है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। C का मान दिया गया है कितना, 10 टू द पावर -4। चलिए, हमने लिख दिया 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन दूरी D माना है, ये D हो गया। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूरी आधी करने पर प्लेटों के बीच दूरी आधी करने पर धारिता क्या होगी। A एप्सिलॉन 0 तो वही रहेगा भाई, दूरी आधी कर रहे हैं तो प्लेटों के क्षेत्रफल और एप्सिलॉन 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क कहां पड़ेगा, दूरी हो गई अब D बटा 2, या इसको हम कह सकते हैं 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, या 2 ऐसे लिखा रहेगा। देखिए, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D का मान कितना है, समीकरण 1 में ये है, तो 2 गुणा इसका मान हम क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D का मान समीकरण नंबर 1 से A एप्सिलॉन 0 अपॉन D का मान 10 टू द पावर -4। अब इसकी जब दूरी आधी कर दी तो धारिता कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। पहले कितनी थी, 10 टू द पावर -4। इसका मतलब दूरी आधी करने पर धारिता दुगनी हो गई है। दूरी आधी कर दी गई तो धारिता कितनी हो गई, पहले धारिता कितनी थी 10 टू द पावर -4, अब कितनी हो गई 2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 4, धारिता ये आ गई। देखिए, आवेश का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश वही रहेगा। तो पहली स्थिति में Q बराबर क्या होगा, C1V1। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति मतलब दूरी आधी करने पर, दूरी आधी करने पर Q बराबर C2V2 हो जाएगा। भाई धारिता बदल जाएगी, दूरी आधी करने पर धारिता पहले C1 थी, बाद में C2 हो गई। पहले विभवांतर V1 था, बाद में V2 हमने मान लिया, लेकिन आवेश वही रहेगा, आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
C1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2। भाई दोनों Q के मान है, C1 V1 भी Q है, C2 V2 भी Q है, इसका मतलब C1 V1 और C2 V2 बराबर होंगे। C1 का मान कितना है, 10⁻⁻⁴। V1 का मान 400 वोल्ट। पहले विभवांतर कितना है प्लेटों के बीच, 400। बाद में धारिता C2 कितनी हो गई है, 2 × 10⁻⁴। इस धारिता को हम C2 कह देते हैं, इसको हमने C1 कह दिया। वो एक ही चीज है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। C2 धारिता कितनी है, दुगनी हो गई है, 2 × 10⁻⁴ हो गई है। V2 हमको निकालना है। देखिए 10⁻⁴, 10⁻⁴ कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400/2 बराबर V2। ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 200। V2 का मान आ गया हमारा 200 वोल्ट। दूरी आधी कर देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट हो जाएगा। यही पूछा गया है सवाल में। दूरी आधी कर देने पर उनके बीच विभवांतर क्या होगा, तो जो पहले 400 वोल्ट था अब वो 200 वोल्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट देखिए, उसमें इसने क्या पूछा है, इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसको हम इरेज कर दें, या इसी में देखिए यहां जगह है थोड़ी सी, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। पहले ऊर्जा जब दूरी आधी नहीं की गई थी, दूरी जब दी थी तब उसकी ऊर्जा, पहले ऊर्जा कितनी थी, हाफ CV² होता है, तो हाफ C का मान पहले धारिता कितनी है, 10⁻⁻⁴। V कितना है पहले 400, तो 400 का स्क्वायर कर देंगे, या इसको सरल कर लें, 1/2 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये 10 के ऊपर घात 2 है, इसका हो जाएगा 10⁻⁴। स्क्वायर करेंगे तो देखिए 10⁻⁻⁴ प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 8 = 16। पहले उसकी ऊर्जा 8 जूल थी, बाद में ऊर्जा क्या होगी, हाफ CV²। हाफ C का मान कितना है, बराबर हाफ CV² = हाफ C। बाद में उसकी धारिता कितनी हो जाती है, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ इंटू V का मान 200 वोल्ट हो जाता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 200 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे आएगा 4, 10 ये 200 है, इसका मतलब 2 × 100, 100 का मतलब 10 के ऊपर घात 2, स्क्वायर करेंगे 10 के ऊपर घात 4 गुणे 10 के ऊपर घात -4, ये वाला लिख लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जूल। पहले उसकी ऊर्जा 8 जूल थी, बाद में ऊर्जा हो गई इसकी 4 जूल। इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन कितना होगा, 8 में से 4 घटा देंगे, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। इसको अगर हम कह दें U1, इसको कह दें U2, तो क्या हुआ, U2 - U1 बराबर 8 - 4 = 4 जूल। ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है। देखिए कुमार मित्तल की बुक से 26वां सवाल, संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। सवाल को समझिए, क्या सवाल कह रहा है कि 3 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। देखिए अगर हम ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये हमने 3 संधारित्र ले लिए 4 माइक्रोफैरड के। अगर इन तीनों को
हम समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में क्या होगा, देखिए समझ लीजिए इसको। समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 4 माइक्रोफैरड है, ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, होना चाहिए 6 माइक्रोफैरड। ये समांतर क्रम में जोड़ने पर 12 हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में जरा जोड़ के देखो, श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और सब 4 के हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3/4 आएगा। 1/C इक्वल टू 3/4, तो C इक्वल टू क्या होगा 4/3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ना इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और ना समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है तो एक काम ये करो, दो तरीके तो दोनों फेल हो गए। तीसरा तरीका, इसमें हम कुछ को श्रेणी क्रम में और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ के देखें। जैसे मान लीजिए हमने ये, चलिए 2 हमने ले लिया, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 4 माइक्रोफैरड है। 2 को श्रेणी क्रम में ले लें और एक को इसके साथ समांतर क्रम में ले लें। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, क्यों? क्योंकि जो आवेश मान लीजिए इधर से धारा आ रही है, इधर से प्रवाहित होगा, तो यहां पर आवेश 2 भागों में बटा। जब 2 भागों में आवेश बटेगा तो एक भाग इधर जाएगा और एक भाग इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये समांतर क्रम हो गया। जब आवेश बटेगा तो क्या होगा, समांतर क्रम। तो आवेश इसमें जो जा रहा है, एक आवेश इसमें जा रहा है और एक आवेश इतने में जा रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। और ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए, क्योंकि जो आवेश इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा। तो ये 4 और 4 माइक्रोफैरड के जो 2 ऊपर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ये इनकी हम तुल्यधारिता निकाल लें। चार माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में है, जो श्रेणी क्रम में समायोजित हैं, की तुल्यधारिता ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसकी तुल्यधारिता निकाल लें। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C1 का मान 4 प्लस 1/C2 का मान भी 4 बराबर यह आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/C इक्वल टू आ गया 1/2, तो C बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए इनका दोनों का कुल असर कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र लगे हुए हैं जो श्रेणी क्रम में हैं, तो इनकी तुल्यधारिता अब आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। पुनः 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन से तुल्यधारिता C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 4 बराबर 6 आ गया। C बराबर 6 माइक्रोफैरड आ गया।
यही आपका आंसर था। यही सवाल में उसने कहा ही है कि उनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। किस तरीके से इनको जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। देखिए तुल्य धारिता आ गई 6 माइक्रोफैरड। किस तरीके से जोड़ने पर कि 4-4 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तीसरा संधारित्र उनके साथ समांतर क्रम में समायोजित किया जाए। तो कहा है उसने कि चित्र द्वारा बनाइए, तो ये मैंने चित्र बना दिया है। हमने गोला खींच दिया था, गोला हटा दे रहे हैं। बस ये आपका फिगर हो गई है। इस तरीके से ये 26वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगर सवाल में कहीं कोई दिक्कत किसी को होती है तो बड़े बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको क्लियर भी करूंगा। और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इनको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो।